चलिए, गुड इवनिंग। इनकम टैक्स का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? टैक्स का बर्डन। किन लोगों को कौन से अमाउंट पे टैक्स देना है, कौन से इनकम पे टैक्स देना है, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चीज सीखा था। क्या सीखा था? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सीखा था। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के होते हैं, तो इसका मैंने आप लोगों को एक लिंक भी भेजा था यूट्यूब का। लास्ट क्लास में ये भी बताया था पीपीटी में कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट होता है, और एक मैंने यूट्यूब का लिंक भी भेजा है आप लोगों को, वहां से भी आप देख लीजिए। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के होते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ओके, जब रेसिडेंट डिसाइड हो जाता है एज पर रूल, तब उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये दो कैटेगरी के होते हैं। तो हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस तीन टाइप के दिखेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, second one resident but not ordinarily resident, and third one is non-resident। ये हमारा तीन कैटेगरी है। ओके, अभी क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या रिलेशन है, और इसके बेसिस पे सम्स भी एग्जाम में आते हैं। तो क्या है? As per Section 5 of Income Tax Act 1961, incidence of tax का burden on a taxpayer depends on his residential status। residential status के हिसाब से ही incidence of tax depend करता है, and also on the place and time of accrual or receipt of income। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि ये जो इनकम हुआ था, जो भी इनकम हुआ हो, वो कौन से प्लेस में हुआ है और कौन से टाइम पे हुआ है, ये चीज भी डिसाइड किया जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस के थ्रू। अभी ये कैसे रिलेटेड है रेसिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इनकम टैक्स में, क्यों जरूरी है इंसिडेंस ऑफ टैक्स जानना हम लोगों के लिए, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो कि हमारा पहला वाला कैटेगरी होता है, एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है। अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई एक बंदा है, सपोज ए बी सी, मैं तीन एग्जांपल लेता हूं। ए का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने निकाला, निकालने के बाद पता चला कि ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट पड़ेगा, द स्क्रीन पे पढ़िएगा, द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम वॉट एवर सोर्स डिराइव्ड फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया। अगर कोई आरओआर है, तो जो कुछ मैं कैटेगरी बताऊंगा, एबीसी तीन सिचुएशंस बताऊंगा, तीनों टाइप के इनकम पे उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आई रिपीट, जो आरओआर होंगे उन लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, ऐसे इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो पॉइंट नंबर ए है, जो आरओआर है उन लोगों के लिए। अगर कोई आरओआर है तो नंबर ए, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब ये रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड में क्या डिफरेंस है? रिसीव्ड मतलब एक्चुअली रिसीव्ड, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब ऐसा सिचुएशन, मान लो कि रिसीव्ड हुआ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली हाथ में कैश नहीं आके आपको एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल सकता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मतलब, सपोज करो मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और स्कूल में पढ़ा के मुझे वहां से सैलरी मिल रहा है, और सैलरी मेरे हाथों में नहीं मिल रहा है, उसके बदले मुझे मेरे दो बच्चे स्कूल में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल में तो मतलब मेरा सैलरी मान लो 20,000 है, और मेरे दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों का 10,000 करके स्कूल में मुझे देना होता है। तो स्कूल अथॉरिटी ने बोला कि भैया आपका ना 20,000 सैलरी बन रहा है, वो 20,000 कट गया। क्यों? क्योंकि बच्चे लोगों का
एजुकेशन फी हो गया, तो हाथ में तो कुछ रिसीव नहीं हुआ, लेकिन सिचुएशन तो है ना डीम टू बी रिसीव्ड, क्योंकि वो मिला है और मैंने क्या किया है, अपने दोनों बच्चों का एजुकेशन मंथली फी पे किया है। इसलिए ऐसा सिचुएशंस बहुत सारे हो सकते हैं, उसको बोला जाता है डीम टू बी रिसीव्ड। तो अगर एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर by or on behalf of such person, by or on behalf of such person बोलने का मतलब मैं सपोज हूँ, ठीक है, मेरे बदले मुझे ही मिल सकता है या फिर मेरे बदले किसी और को ही मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक इंसान है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब करने के बाद वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है, उसके दौरान ही वो मर गया, तो उसकी वाइफ को, ठीक है, पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो इनकम था किसका, इनकम था मेरा या फिर किसी पर्सन का जिसके डेथ के बाद उसकी वाइफ को मिल जाता, ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन वाला सिचुएशन हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये लाइन का मतलब है कि कोई भी इनकम रिसीव्ड हुआ या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुआ, ठीक है, रिसीव्ड हुआ या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुआ इंडिया में, उस इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। किसको, तो आरओआर को, ठीक है। आरओआर को क्या करना पड़ेगा, इंडिया में अगर कोई इनकम रिसीव्ड हुआ या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुआ, उस पे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। आरओआर का दूसरा सिचुएशन क्या है, एनी इनकम विच अक्रूज और अराइजेस और is deemed to be accrue or arises in India during the relevant previous year। यहाँ पे बोला हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज मैं नेपाल का बंदा हूँ, ठीक है, नेपाल में मेरा सब घर वर है, लेकिन मैं सिलीगुड़ी में आके टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, स्कूल अथॉरिटी के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ, वो स्कूल का ना इंडिया में भी स्कूल है और नेपाल में भी स्कूल है, हाँ, और मेरा पूरा फैमिली सपोज करो नेपाल में रहता है, ठीक है, मैं सिर्फ अकेला यहाँ पे आकर टीचिंग कर रहा हूँ। तो स्कूल में मैंने 1 महीने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद 20,000 रुपीज मेरा सैलरी ड्यू हुआ, लेकिन मैंने बोल के रखा हुआ है, और सपोज करो मैं रेसिडेंशियल स्कूल में हूँ, ठीक है, हॉस्टल में ही हूँ, वहीं पे रहता हूँ, खाना पीना सब फ्री है, तो मैंने स्कूल अथॉरिटी को बोला कि देखिए मेरा एक बैंक अकाउंट है नेपाल में, आप क्या कीजिए, पैसा जो है ना ये मेरे हाथ में मत दीजिए, मेरा नेपाल वाले बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। तो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हुआ ना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हुआ, बट सिचुएशन क्या है, अक्रूज और अराइजेस, मैंने इंडिया में अर्न किया था, पैसा मिले ना मिले लेकिन अर्न तो इंडिया में किया, दैट्स वाई एक आरओआर को टैक्स देना पड़ेगा उस पर, ठीक है, नहीं तो लोग बोलेंगे मैंने तो इंडिया में इनकम किया ही नहीं, ठीक है। तो 1 और 2 को अगर मैंने ए और बी को अगर एक्यूमुलेट करूं तो क्या आया, इंडिया में कोई भी इनकम रिसीव्ड हुआ या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हुआ तो भी टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में अक्रू हुआ या फिर अराइज हुआ, अक्रू और अराइज या डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज हुआ तो भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, आरओआर को इंडिया का सारा इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सी नंबर में है, अभी वो बंदा सपोज करो मैं नेपाल में, इंडिया में भी इनकम करता हूँ और मैं पार्ट टाइम में ना, मैं दूसरे जगह पे भी जाके मैं जो हम लोगों का समर वेकेशन विंटर वेकेशन होता है, ठीक है, पूजा वेकेशन होता है, ये वेकेशन में मैं जाके नेपाल में भी जाके इनकम करता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर वगैरह है सपोज नेपाल में, ठीक है, तो नेपाल में इनकम करता हूँ, तो वो इनकम तो मेरा स्कूल का इनकम नहीं है, मैं वहीं पे इनकम किया, कहाँ, नेपाल में जाके अपना कोचिंग सेंटर चलाया, वहां से मेरा ट्यूशन फी आया, इनकम आया, 2-3 महीने में मैं क्रैश कोर्स वगैरह करके बहुत सारे इनकम जनरेट कर लिए। अभी ये मैंने कहाँ अर्निंग किया, अर्निंग मैंने किया नेपाल में, अर्निंग कहाँ किया, नेपाल में अर्निंग किया, मतलब अक्रू तो हुआ मेरा नेपाल में, सीधी सी बात है, अक्रू कहाँ हुआ, नेपाल में, एंड एज वेल एज रिसीव्ड भी कहाँ हुआ, नेपाल में, अक्रू भी नेपाल में हुआ, रिसीव भी नेपाल में हुआ, तो क्या उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है, तो यस, बोला हुआ है एनी इनकम विच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, उस पे भी टैक्स देना होता है। तो हिसाब अगर सच बताऊं तो ये जो डीम टू बी रिसिप्ट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, डीम टू बी रिसिप्ट को बाद में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये टॉपिक खत्म करता हूँ पहले। any income which accrue or arise outside India during the relevant previous year, उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं आरओआर का क्या है, आरओआर का मतलब हुआ
जो ROR है उसको इंडिया के इनकम पे भी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया के बाहर अगर वो कोई इनकम कर रहा है तो भी उसके ऊपर आके इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा क्या नेपाल में टैक्स देना पड़ेगा, तो वो नेपाल गवर्नमेंट समझे, नेपाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समझे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। तो ये सबसे डेंजर सिचुएशन होता है, मतलब अगर आप ROR हो गए तो भैया आप तो बचने वाले होने, इंडिया में इनकम करो या इंडिया से बाहर इनकम करो, ठीक है। इंडिया से बाहर बोलने का मतलब अगर सपोज दूसरे प्लेनेट में भी जाके आप इनकम कर रहे हो तो भी इंडिया में आके आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ROR का, ठीक है। ROR का क्या समझ में आया, इंडिया में इनकम करो या इंडिया के बाहर इनकम करो, रिसिप्ट करो, अक्रू करो, डीम टू बी रिसिप्ट करो, डीम टू बी अक्रू करो, कोई भी चीज करो, मतलब नहीं है, ठीक है। सब पे टैक्स देना पड़ेगा, किसको, तो ROR, ठीक। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इंसिडेंस ऑफ टैक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो फिर से दिया हुआ है, द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स डिराइव्ड form part of total income in the case of resident but not ordinary resident in India। क्या है सिचुएशन, नंबर ए, मतलब मैं क्या हूं, मैं RNOR, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ABC, पहले ए का बताया, अभी बी का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया तो क्या पता चला कि बी है हमारा RNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया। अब इस बंदे का टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अभी सेम सिचुएशन में काम करते हैं। नंबर ए, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड और इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। मुझे अगर सपोज कोई भी इनकम, मतलब एक RNOR को, बी को कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड होगा तो वो टैक्सेबल है। नंबर बी, एनी इनकम विच अक्रूज और अराइजेज, ठीक है, is deemed to be or is deemed to be accrue or arises to him during the relevant previous year, या फिर accrue या arise हो। सीधी सी बात है, पहला ए और बी देखिएगा पीछे से सेम होगा, ठीक है। पीछे से आप एक बार पढ़ के देखेंगे, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी यही चीज है, मतलब इंडिया में जो भी इनकम होगा, रिसीव्ड हो या अक्रू हो, ड्यू हो, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट बोल रहा है कि इंडिया में रिसीव्ड होने से भी देना पड़ेगा, सेकंड वाला बोल रहा है इंडिया में अक्रू और अराइजेस होने से भी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये ROR का केस में भी यही रूल था। तीसरा क्या है, ये थोड़ा सा ROR और RNOR में यही डिफरेंस है। अभी जैसे ROR में क्या सिखाया मैंने, इंडिया में इनकम होगा टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया के बाहर इनकम होगा उस पर भी आके इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बट RNOR में है, इंडिया का इनकम में तो इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म बात है, ठीक है। पर अगर वो इंडिया से बाहर कोई इनकम कर रहा है तो उसका एक सिचुएशन, क्या, any income which accrues or arises to him outside India during the relevant previous year if it is derived from a business controlled in or a profession set up in India। मतलब क्या है, अगर इंडिया से बाहर कोई इनकम, ऐसा इनकम है जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है। मेरा एक बिजनेस है सपोज करो नेपाल में, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका एक क्लाइंट है नेपाल में, ठीक है, जिसका कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, जिसका सेटअप इंडिया से है, हेड ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, तो वैसे इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। ROR का क्या चक्कर था, ROR का चक्कर था इंडिया में इनकम करे टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया के बाहर इनकम करे टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा वाला पे, सारे इनकम पे। इंडिया में अगर आपके 50 इनकम है, 50 इनकम पे टैक्स देने पड़ेंगे, इंडिया के बाहर अगर 50 इनकम है, 50 इनकम पे आके इंडिया में टैक्स देने पड़ेगा। लेकिन RNOR जो है इसमें थोड़ा सा रिलैक्शन है, क्या, इंडिया में अगर 50 इनकम है तो उस 50 इनकम पे तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर आपका 50 इनकम है तो उस 50 इनकम में से चेक किया जाएगा कि कौन सा इनकम
बिजनेस और प्रोफेशन से है, ठीक है, और उस बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड ऑफिस इंडिया में, तो सारा मतलब सारा इनकम पे नहीं होगा। सपोज करो मैंने जब एग्जांपल बताया था कि सपोज मैं नेपाल का रहने वाला हूँ और नेपाल में मेरा घर है, सब कुछ वही है, वहीं जाकर मैं कोचिंग करता हूँ, वहीं पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन और पूजा वेकेशन में जाके और इनकम कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा सपोज करो आप बिजनेस बोलो या प्रोफेशन बोलो, उसका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है। समझ में आ रही बात? उसका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, तो उस इनकम पे इंडिया में आके टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सपोज करो एक बंदा है, इंडिया का बंदा है सपोज, हाँ, और वो दुबई में गया, जॉब करने गया, ठीक है, दुबई में गया, जॉब किया, जॉब करके महीने का 50,000 रुपया कमाया, साल का हो गया 3 लाख रुपए। कहाँ इनकम किया? आउटसाइड इंडिया इनकम किया, ठीक है, आउटसाइड इनकम इंडिया इनकम किया, और वो अगर उसका स्टेटस देखा जाए तो वो है RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और वो जॉब से दुबई से इनकम किया, ठीक है, तो ये तो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो उस इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये टॉपिक में ये आपका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो लोग RNOR होंगे उसका इंडिया से बाहर का उसी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होगा, जो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, और उस बिजनेस और प्रोफेशन का हेड ऑफिस इंडिया में होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। एक बार अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था डीम टू बी रिसीव्ड क्या है, क्या अगर कंपनी को यहाँ कंपनी का बात हो ही नहीं रहा है, यहाँ इंडिविजुअल का बात हो रहा है, ठीक है, कंपनी का हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, हम लोग अभी जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इनकम कर ये इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं होता है, ये कंपनी का सिर्फ दो ही रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है, जो भी हो। और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब होता है कि मिला नहीं लेकिन मान लो कि मिल गया, ठीक है, आपको उसके बदले क्या हुआ, कुछ बेनिफिट मिल गया, कुछ परक्यूजिट्स मिल गया, ठीक है, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। सपोज करो आपको क्या हो गया, आप मतलब एक किसी आदमी के पास आप काम कर रहे हो, सपोज आप एक अकाउंटेंट हो, और अकाउंटेंट होने के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, एक कहीं पे कोई कंपनी में जॉब भी करते हो, और रात को किसी एक शॉप में जाके आप अकाउंट्स भी देखते हो, ठीक है, अकाउंट्स भी देखते हो, चलो ठीक है, अकाउंट्स देख रहे हो, देखने के बाद आपका 5,000 का सैलरी या 4,000 का सैलरी या कुछ भी सैलरी वहां से मिल रहा है, वहां से कुछ इनकम हो रहा है, तो वो जो शाम को जो पार्ट टाइम करते हो, वो मालिक ने बोला, ठीक है, कि एक काम कीजिए, पैसे तो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है, आपका डील हुआ है क्या, आप अकाउंटेंट है जो शाम को जाके पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आप लोगों का एक डील हुआ, क्या डील हुआ कि एक काम कीजिए सर, पैसे मुझे मत दीजिए, मुझे ना, मैं पूरा 12 महीना काम करूंगा, लेकिन 12 महीने के बाद मुझे एक तो ट्रिप दे दीजिए बैंकॉक का, मैं घूम के आऊंगा, माइंड फ्रेश करके आऊंगा। तो आपके हाथ में पैसे नहीं आए, लेकिन आपको वो ट्रिप के लिए 50,000 रुपए का उसने पैकेज एक बना के आपको दे दिया कि जाओ फैमिली के साथ घूम के आओ। तो 50,000 रुपए आपके हाथ में नहीं आया, लेकिन 50,000 का बेनिफिट तो हाथ में आया, तो वो 50,000 भी तो आपका इनकम है, ठीक है, तो ये रिसीव नहीं कहला के ये डीम टू बी रिसीव कहलाएगा, कि मान लो कि मिला, लेकिन मिला नहीं है, हाथ में आया नहीं है कैश, लेकिन रिसीव्ड ही है, डीम टू बी रिसीव्ड, ओके। तो ये ROR और RNOR का चक्कर देख लिया, ठीक है, तो सबसे डेंजर कौन हुआ, सबसे डेंजर हुआ ये ROR, वो इंडिया का इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा उसे, और इंडिया के बाहर वाले इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा उसे, बट RNOR को इंडिया के इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया के बाहर के सभी इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें से वही उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जो कि आपके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है, किसी का कुछ डाउट होने से यहां तक पूछ लीजिए। इज दैट क्लियर? मस्ट रिप्लाई। अर्पणा यस सर। यस सर, यस सर, यस सर।
चलिए सर, नंबर सी एक्सप्लेन प्लीज। नंबर सी, कौन सा नंबर सी? आरएनओआर का? आरएनओआर का नंबर सी बोलता है क्या कि जो आरएनओआर है उसका इंडिया से बाहर के उसी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, जो कि बिजनेस इनकम हो या फिर प्रोफेशनल इनकम हो, और उस बिजनेस और प्रोफेशन का जो सेटअप है ना वो इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल क्या है ना, इंडिया से हो रहा होगा, हेड ऑफिस मतलब इंडिया का बिजनेस है, और मैंने क्या किया, नेपाल में एक तो ब्रांच खोल के रखा, तो उसको